जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। मैं उम्मीद करूंगा कि आप और आपका परिवार बहुत उम्दा होगा, अच्छा होगा और साथियों आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में 60 प्रश्न रहने वाले हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, और बैक टू बैक कतई समय नहीं लेना है, एक से एक तगड़े क्वेश्चंस, क्योंकि आज के दिन हम पूरा करेंगे रिवीजन। और हिंदी का जो रिवीजन है वो सप्ताह में हम संडे को कर लेते हैं। तो अगर कोई बहन किसी भी दिन देख रहा है, देख रही है, तो आज की हिंदी आपके लिए है, वही हिंदी जिसमें सारे चैप्टर हमने कवर करके रखे हैं। और ये क्लास रात के 8:30 बजे चलती है। इसमें पूरी हिंदी का निचोड़ है, पूरी तरीके से शिद्दत के साथ हिंदी का जितना व्याकरण है, साहित्य का भी हमने टेस्ट रखा है इसमें। आइए शुरू करते हैं। आपका प्यार हमें चाहिए और कंसंट्रेशन बना लेना। 60 में अगर स्कोर आपको लेना है तो हमेशा याद रखिएगा, 60 में जो स्कोर आपको लेना है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो 32 का स्कोर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपने आप को बांध लीजिए इस क्लास में और अपनी कमर कस लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आने चाहिए, पोल भी लगा रहे हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिएगा, जब हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी की बात करता है तो हमें याद रखना है कि पहला कि प्रथम कहानी और प्रथम नाटक, 2 ही प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि प्रथम कहानी कौन सी है और प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो आपको यहां पर कतई नहीं इन चीजों को भूलना है। हमें याद रखना है, जब कहानी की बात करेंगे तो इंदुमती हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हम नाटक की बात करेंगे तो नहुस हो जाएगा। क्या है? नहुस होगा। और जब हमसे कहानी पूछा है तो प्यारे किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा, जब इंदुमती के लेखक पूछा जाए तो क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है किशोरी लाल। क्या है? किशोरी लाल भैया। यह भी प्रश्न एग्जाम में आता है, क्योंकि जब कोई भी चीज प्रथम होती है तो वहां पर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। और यहां पर अगर बात की जाए तो बाबू गिरिधर दास, है ना, गिरिधर दास को याद रखना है। यह भी बात आपको याद रखनी है, जब इंदुमती है तो किशोरी दास ने लिखी हुई है, प्रथम कहानी इंदुमती है, आंसर डी होगा। प्रथम नाटक नहुस है, बाबू गिरधर दास होगा। और यामा को लिखा है किसने? महादेवी वर्मा ने। ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार जीत के आती है। उर्वशी पर भी ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है। आंसर हो जाएगा डी प्यारे। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर स्क्रीन पर है, ताबड़तोड़ तरीके से, कतई नहीं रुकना। पहले क्वेश्चन में लगता है देर और लग गई है, दूसरे क्वेश्चन में कतई देर नहीं लगने वाली है। आज की इस वीडियो, आज की शान आपके नाम और हमारे प्यारे जितने भी यहां पर भाई बहन हैं उन सभी के नाम। चलिए, प्रश्न आता है दूसरा नंबर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वेद होगा। शांत रस से एक और क्वेश्चन बनता है कि शांत रस जो है ये कौन से रस की बात करें, कौन से नंबर का रस है? तो 9वां रस है। शांत रस 9वां रस है। रसों की बात करते हैं तो भरत मुनि क्या है? भरत मुनि जो है रसों के जनक है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है, रसों के जनक कौन है? तो भरत मुनि है। जनक की बात कर रहे हैं किसके? सररस। रस क्या है? जिसको आनंद, जिसको पढ़ने में आनंद की रसानुभूति होती है, वही रस है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, थर्ड नंबर, कहता है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? सबको पता है। मैंने कहा दोस्तों यह होता है कुंडलिया होता है, नहीं ऑप्शन ए जाएगा। बोले सर बताओ, एग्जांपल दे दो। कुंडलिया छंद की परिभाषा क्या है कि कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने भैया चरण होते हैं? याद रखिएगा कि जब भी कुंडलिया की बात करेंगे तो 6 चरण होते हैं, पहली बात। और कुंडलिया की अगर बात हो रही है तो याद रखना है कि जो भी अगर कोई, जैसे कृतज्ञ से शुरू हुआ है तो कृतज्ञ पर खत्म होगा। जहां से शुरू होता है प्यारे वहां से शुरू होगा। रिपीट, जहां से शुरू होता है वहां से खत्म होगा। मैंने कहा कुंडलिया ही है जहां आप प्रथम और अंतिम शब्द जो है एक सा होता है, कोई भी शब्द हो। कुंडलिया में कितने चरण प्यारे? 6 चरण होते हैं। और कुंडलिया का शब्द वही होगा, पहचान लो दोस्तों, जहां से अगर एग्जाम में आ जाए कि ये बताओ ये किसका उदाहरण है, और ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाए, तो याद रखना कि कुंडलिया को पहचानने का एकमात्र तरीका है, जहां से शुरू होगा वहीं एक बार खत्म हो जाएगा। चलो अगला 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ताबड़तोड़ तरीके से। बहुत बढ़िया प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक भाषाओं का विकास किसके साथ हुआ? आधुनिक भाषाओं की बात करें तो सबसे पुरानी, याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए, सबसे पुरानी जो है क्या है?
सबसे पुरानी अगर हम भाषा की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो पाली जो है, जिसमें हम कहते हैं पाली ग्रंथों को लिखा जाता था। जब हम आदि जननी की बात करते हैं, याद रखिए, जब हम आदि जननी में भाषाओं की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा संस्कृत है, जिसको हम कहते हैं देव भाषा। इसको क्या कहा जाता है, इसको सर देव भाषा कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर आधुनिक भारतीय भाषाओं में, तो क्या हम अपभ्रंश मारेंगे? सर बिल्कुल अपभ्रंश मारेंगे, क्योंकि अपभ्रंश से ही हमने क्या सीखा है, हमने हिंदी को निकाल के लाए हैं। अपभ्रंश से ही हम हिंदी को निकाल के लाए हैं, जिसका पाली प्रमुख कारण रहा है, यानी अपभ्रंश हिंदी का ही पार्ट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विस्मय, हमने अगर बोला आपसे कि अगर शांत की बात करते हो तो निर्वेद होता है, अगर अद्भुत की बात करते हो तो बीभत्स होता है, और यहां पर अगर मैं बात विस्मय होता है और अद्भुत की, अगर विस्मय का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को आप देखते ही क्षण आश्चर्यचकित हो जाए। विस्मय यानी अद्भुत, और आश्चर्यचकित कब होंगे, जब कोई भी चीज अद्भुत होगी। वाह क्या बात है, ये कैसे हो गया? इस तरीके से जब आपके क्या होते हैं, वर्णित होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो अद्भुत है। विभत्स की बात करें, जिसको देखने का मन ही ना करे, घृणा, तो घृणा के साथ विभत्स जाता है, शांत के साथ निर्वेद जाता है, हास्य के साथ जो है जिसको देख लिया जाए, वो कहते हैं ना भैया गेंडे जैसी चाल, है ना, देख लो हंसी आ जाए। हमने कहा सर वो है दोस्तों आपका हास्य है, आंसर फिलहाल सी जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए बताइए कैसे हो आप, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, मजा आएगा। ठीक है, क्या कनेक्शन में कोई समस्या आ रही है? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? भाई उपन्यास सम्राट की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे याद रखना है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है, और प्रेमचंद्र ने जितने उपन्यासों को लिखा है, चाहे वो गोदान गबन मंगलसूत्र हो, चाहे वो कोई कृति हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे कफन हो, चाहे दो बैलों की आत्मकथा हो, या बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। सोजे वतन एक ऐसा उपन्यास था जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास होता है जिसको प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कहा जाता है। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का मतलब क्या होता है? उद्दत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या हो, जो व्यक्ति दोस्तों अक्खड़ हो, जो व्यक्ति अक्खड़ हो, यानी बहुत ज्यादा ईगोइस्ट और बहुत निगेटिव ईगो भरा हो। अक्खड़ बात करने में, मैं नहीं बात करता तुमसे, नहीं, अक्खड़पन जो है बात करने में सौम्यता ही नहीं, बात करने में एक विनीता ही नहीं, मतलब उसके अंदर विनीत का भाव ही नहीं है, प्रेम का भाव ही नहीं है, तो अक्खड़ का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अभी अभी बात करी कि उपन्यास के जनक या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जब हम उपन्यास सम्राट की बात करते हैं, ध्यान दो, हम उपन्यास सम्राट की बात करते हैं तो मुझे यहां पर पता चलता है कि यह कहा जाता है, प्रेमचंद्र को कहा जाता है, और प्रेमचंद्र का एक ऐसा अधूरा उपन्यास है जिसको कहा जाता है मंगलसूत्र, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, आपको जवाब देना है। प्रश्न कहता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन का बदलता पैटर्न, यह प्रश्न जब पूछा गया था 2 साल पहले तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा लगा कि यह प्रश्न कैसा आ गया। अब प्रश्न तो आयोग का है, अब प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में लगाना पड़ेगा ना। हमने कहा कि मोटा का मोटी हो जाएगा, धोबी का धोबिन होता है क्या, दाता का दानी होता है क्या, तेली का तेलिन होता है क्या, पंडित का पंडिताइन होता है क्या, ठाकुर का ठकुराइन होता है क्या, लुहार का लुहारिन होता है क्या? तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम है। मैंने ये कहा दोस्तों कि जब आयोग ने ये पूछा तो आंसर सी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब दाता की बात करते हैं तो दाता के लिए दानी नहीं आता, दाता के लिए आता है क्या? दात्री आता है। ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है, और ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसको कभी कभी सिंगल में भी पूछ लिया गया और बहुत से बच्चों ने दानी ऑप्शन लगा दिया, जबकि एक्चुअल में क्या है? दाता का हमेशा क्या होता है? दात्री होता है, न कि दानी होता है। इसलिए विकल्प हमारा सी जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोकर 10 नंबर, बताओ 10 नंबर। हाँ, नेट कोई इशू नहीं है, आप अपना नेट सही कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मेरा नेट बिल्कुल बिंदास है एकदम से। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10 नंबर, और 10 नंबर कहता है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बहुत आसान है। जब पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम लिंग की बात करें तो हिंदी में अगर देखिएगा, हिंदी में जो लिंग है वो 2 लिंग है, और जब हम लिंग की बात करते हैं, चूंकि हिंदी संस्कृत से आई हुई है तो संस्कृत में 3 लिंग है। यह बात आपको याद रखना है। लिंग की बात करें, हमने कहा कि भैया स्त्रीलिंग पुल्लिंग
और यहां पर एक नपुंसकलिंग बढ़ जाता है। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मुझे हिंदी से मतलब है। अगर मुझसे पूछा है पुल्लिंग है, कोई लड़का पुल्लिंग है, यानी तो भैया अगर पुल्लिंग अगर है तो शब्द को कैसे बोला, संसद हो सकता है क्या, बोला गंगा हो सकता है क्या, बोला किताब। अच्छा मुझे ये बताओ, किताब अच्छी है या किताब अच्छा है? अच्छी है, ऐसा लगता है स्त्री है। गंगा बहती है, गंगा उफान पर है, बहती है स्त्री। संसद पार्लियामेंट हमेशा स्त्री है ना। और सूची पत्र देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरी बात को फिर से गौर करिएगा, एग्जाम में अगर ऐसा होता कि ये बताओ कि अगर लिखा होता सूची, अगर लिखा होता किताब, अगर लिखा होता क्या, अगर लिखा होता आंख, ठीक है ना, अगर आंख लिखा होता और अगर लिखा होता क्या, कान, तो बताओ पुल्लिंग क्या होगा? बताओ पुल्लिंग क्या होगा? ये अगर ऐसे ऑप्शन होते तो कहता पुल्लिंग क्या होगा, तो वहां पर पुल्लिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्योंकि सूची स्त्रीलिंग है लेकिन सूची पत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा ए होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। प्रश्न आता है हमारा स्क्रीन पर 11 नंबर। इसमें कोई व्याख्या नहीं है, कई बार बच्चों को बताने के लिए यही काफी है कि जब व्यंग लेखक की बात आती है तो केवल एक नाम आता है। जब व्यंग लेखक की बात आती है तो बहुत सारे व्यंग लेखक हैं। परीक्षा के लिए एक चुनिंदा जो क्वेश्चन आता है वो हरिशंकर परसाई आते हैं, क्योंकि हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक चीजों को लिखा है, व्यंग किया है, और व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई काफी है। बोलगा से गंगा, ये किसकी रचना है? राहुल शंकरत्यायन की बात करते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। बोलगा से गंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ताल ठोककर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बताइए क्या बात है। प्रश्न आता है 12 नंबर। हरि मोहन को रुपए देता है, वाक्य में कारक का भेद है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को और क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 12 नंबर और 13 नंबर इस तरीके के क्वेश्चन है जो बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चा गलत करता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हरि मोहन को रुपए देता है, बच्चे ने देख लिया कि कर्ता ने, अब देखो आपको पता है कि कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ को आता है, और इसके लिए आता है के लिए आता है, राइट। और इसके लिए क्या आता है? में और पर आता है। क्या आता है? में और पर आता है। मैं तो यही कहूंगा में और पर आता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत से बच्चे इस को लगाकर देख के मार देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो आंसर है वो यहां पर संप्रदान कारक ही होगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर यहां तो के लिए नहीं आया है। अब याद रखना है कि जरूरी यह नहीं होता है कि के लिए आए या से आए या को आए, जरूरी कहीं कहीं पर चीजें बदल जाती हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है जब किसी चीज को हम दान देते हैं, जब किसी चीज को हम भेंट स्वरूप देते हैं, या कोई भी चीज हम देने का काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर संप्रदान कारक आपको लगाना होता है। क्या संप्रदान कारक आपको लगाना होता है? यह बात आपको याद रखनी है। संप्रदान कारक आपको लगाना होता है, चाहे उसमें के लिए आए चाहे ना आए, भाड़ में जाए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देने की बात हुई है। चलिए अगला, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होगा? चलिए बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्या बात है? चलिए बताओ, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मैंने कहा 13 क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। 13 नंबर देखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किन्नर जो है अहिंसा है, अंतरी है, अपरिग्रह है, हमेशा याद रखना है कि अंतरी शब्द बच्चों को लगता है कि भैया पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हमसे स्त्रीलिंग जब पूछता है तो मुझे तो यह बताओ, गांधी जी का एक शब्द था उसमें अहिंसा का इस्तेमाल करना बहुत उचित माना गया, और हर वक्तव्य में अहिंसा यूज हुआ है। तो हिंसा और अहिंसा ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, और मुझसे कहता है स्त्रीलिंग बताओ, तो किन्नर तो मार नहीं सकते। अब किन्नर किस लिए नहीं मार सकते? क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी नहीं आता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये दोस्तों आपको पता है कि ये दूसरा यानी तीसरी, जब हम संस्कृत में जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। अंतरी और ये क्या है? ये दोस्तों ऑलरेडी आपके पुल्लिंग में आएंगे, और अहिंसा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अहिंसा की बार बार बात की गई है, और जब अहिंसा की बार बार बात की गई है तो वहां पर स्त्रीलिंग होगा। हिंसा नहीं करना है, हिंसा अनुचित है या उचित है ना, ऐसे कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी शब्द गलत है? इनमें से कौन सा शब्द होना चाहिए? ठीक है ना, क्या है? कौन सा शब्द जो है यहां पर क्या है? कालवाचक अव्यय है,
क्वेश्चन को देखकर ही वहां पर उसकी हवा और उसका रुख पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? आइए, सोहन उधर गया। क्या इसमें कोई कालवाचक? कालवाचक का मतलब होता है कि जिसमें टाइम की बात की गई है। जिसमें क्या है? जिसमें सर टाइम की बात की गई है। और जिसमें अगर टाइम की बात की गई है तो उसमें टाइम की बात अगर है तो वहां पर कहे वह कहां जाएगा, तो बहुत से बच्चे ये भी लगा सकते हैं। अरे इसमें प्लेस की बात करी जा सकती है, पेड़ के नीचे जगह की बात हो सकती है, लेकिन आंसर भी हो जाएगा अब से ऐसी बात नहीं होगी। बोले सर कब से नहीं होगी? बोले आज से नहीं होगी। बोले कब से नहीं होगी? 12:15 से नहीं होगी, है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब से नहीं होगी, बोले कब से? कल से नहीं होगी, परसों से नहीं होगी। ये क्या है सर? यही दोस्तों आपके टाइम की बात करता है, और जहां पर टाइम की बात हो रही है आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक एक चैप्टर का निचोड़ इन 60 प्रश्नों में है। 60 प्रश्न यानी 40 मिनट के अंदर। आ जाओ, इनमें से कौन से शब्द देशज है? कौन सा शब्द फिर से गड़बड़ है? कौन सा शब्द देशज है? हमने कहा कीमत, चिड़िया, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी 2 शब्दों से बना हुआ, रेल इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना, और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। और जब 2 भाषाओं से शब्द बनता है तो उसको कहा जाता है संकर शब्द कहा जाता है। कीमत की बात करें तो यह हमारे देश का नहीं है, यह विदेशी शब्द है ना, कीमत। चिड़िया हमारा जो है एक शब्द है जिसको हम कहते हैं देशज शब्द है। यही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिड़िया, खिड़कियां, खिचड़ी, खिड़की, इस तरीके के जितने शब्द हैं, फुनगी, चिमटा, लोटा, जूता। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर जूता कैसा शब्द है, तो सर जूता भी एक कैसा शब्द है? देशज है ना। तो याद रखना है आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? देशज का मतलब है जिस शब्द की उत्पत्ति का पता ना हो, जो देश में ही तो जन्मा होगा। चलो, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के अगर कितने रूप होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा के जो रूप होते हैं तो याद रखना है कि एक हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हम पुराने समय को देखें तो आपके यहां भी बहुत सारी चिट्ठियां आई होंगी, और बहुत सारी चिट्ठियां आई होंगी तो उसमें एक लिखित रूप होगा, और एक हमारा ऐसा होगा जो आज का जमाना है कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो उसने कहा फोन कर लिया, सर मौखिक हो गया। आज के जमाने में लिखित भी है सर, ईमेल, व्हाट्सएप। हमने कहा मौखिक जो हमने बोल के, तो लिखित और मौखिक 2 ही भाषा के रूप होते हैं। तो ये भी हिंदी का व्याकरण का क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो पूरी व्याकरण ही बर्बाद है, हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ताल ठोक के। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? सर संस्कृत भाषा पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा पुरानी भाषा है। संस्कृत को क्या कहा गया? संस्कृत को देव भाषा का नाम दिया गया। संस्कृत को दोस्तों आदि जननी का नाम दिया गया। क्या? आदि जननी का नाम दिया गया। और संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा का भी नाम दिया गया। क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ भाषा का भी नाम दिया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। कतई नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम। अरे सर किसमें? नरों में उत्तम। जहां पर विभक्ति आ जाए, जहां पर अगर विभक्ति आ जाए, में आ जाए, पर आ जाए, का आ जाए, को आ जाए, से आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि विभक्ति वाला समास कौन सा होता है? सर तत्पुरुष होता है। समास की बात करते हैं तो समास को कहा जाता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास की बात अगर कर लेते हैं तो समास के प्रकार कितने होते हैं? सर समास के प्रकार होते हैं 6 प्रकार के। समास में तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? सर वो भी 6 प्रकार का। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए। तत्पुरुष कौन सा होगा नरोत्तम में? अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्यों होगा? क्योंकि नरों में उत्तम है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। अगर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा उसको पता होगा, हम कहते हैं वाच्य में वॉइस होता है। जब हिंदी में आते हैं तो हम कहते हैं कि उसी वॉइस को हम वाच्य कह देते हैं। और वाच्य प्यारे है, हमेशा याद रखिएगा, क्या? हमेशा याद रखिएगा, यह 3 प्रकार का होता है। वाच्य 3 प्रकार का होता है। एक कर्मवाच्य होता है जो कर्म के आधार पर किया जाता है, और एक कृतवाच्य होता है जो कर्ता के आधार पर होता है। क्या? ठीक है ना। और एक होता है भाववाच्य होता है जो भाव के आधार पर होता है। ये क्या है? ये सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट, यहां पर डी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। 8 प्रकार। देखिए, जब हम वाच्य की बात करते हैं तो ये हमारा 3 प्रकार का। जब हम आप कारक की बात करते हो तो हिंदी में कारक 8। 5 क्या हो सकता है? हिंदी में जो अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा है वो आपकी अभी हम बताएंगे। संज्ञा 3 कहां पर होती है और 5 कहां पर होती है। हिंदी में अगर विशेषण की बात करेंगे तो ये कितने हैं? सर 4 हैं। हमारी हिंदी का तरीका सर यही है जो मिल रहा है लिंकअप में, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाह, मीरा तो मोटी हो गई। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बताना है।
अरे सर मीरा ने अगर आधा लीटर दूध पिया है तो क्या काउंटेबल है? क्या लीटर की बात करें या दूध की बात करें तो ये क्या है? ये लिक्विड में है। अब लिक्विड को मापने के लिए ये नहीं कहेंगे कि इसमें से एक दूध निकाल लो, दो दूध निकाल लो, तीन दूध निकाल लो, नहीं ना। तो यहां पर जब हम ऐसा नहीं कहेंगे तो संख्यावाची है नहीं। जब आप लिक्विड में चीजों को देखोगे तो वो क्या है? वो क्वांटिटी का बोध करा रही है, वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगी। और जहां पर दोस्तों लीटर की बात की जाए तो चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, ये क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। तन मन धन में कौन सा समास है? बताओ। स्वागत है हर शेरनी का। क्या बात है, क्या बात है। ताल ठोक देना है 60 प्रश्न ताबड़तोड़ तरीके से, 60 में 30 करना है। जो अभी आए हैं वो भी अपना स्कोर आधे से ज्यादा करें। तन मन धन, चाहे तन मन हो तो भी हम द्वंद्व लगाएंगे, चाहे मन धन हो तो भी द्वंद्व लगाएंगे, चाहे तीनों हो तन मन धन, तन मन और धन आएगा। क्योंकि द्वंद्व समास की क्या पहचान? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास की क्या पहचान? दोनों पद प्रधान, और दोनों पद प्रधान के बीच में योजक आए या ना आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आना चाहिए। जरूरी यह है कि हो सकता है छुपा हो, लेकिन विभक्ति और पक्का आएगी। क्योंकि रात दिन जब लिखा होता है, चाहे योजक हो चाहे ना हो, लेकिन रात दिन को बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे, रात और दिन। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? सी के साथ। नेक्स्ट, अगला, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑल चैप्टर को हमने टच करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन आपको आते हों, लेकिन बहुत से नहीं भी आते होंगे। जो नहीं आते हों उन पर विशेष गौर करना है। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, यहां पर आपका अपादान हो सकता है, और अपादान के साथ वही होगा जहां अलगाव होगा। यहां करण भी हो सकता है, लेकिन आपका साधन के लिए हो सकता है। यहां पर आप संप्रदान की बात करते हो तो संप्रदान हो सकता है, और यहां पर आप बात करते हो, कर्ता की बात करते हो तो कर्ता हो सकता है। अगला, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त, थोड़ा सा देखिए, अगर प्रश्न नंबर 22 को देखा जाए तो अगर सरल है, तो प्रश्न नंबर 23 को देखा जाए तो आसान नहीं है। रीजन क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अरे सर उसको तो हम ऐसे कहेंगे ना कि जब भी दोस्तों देखा जाए वर्ण है और वर्ण से शब्द बनता है, तो शब्द से क्या वाक्य बन जाएगा? नहीं, शब्द से पद बनता है और पद से सर वाक्य बनता है। तो इसलिए याद रखना है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग करने की अपनी क्या, भैया समझो मेरी बात, जब अपनी योग्यता को, एबिलिटी को प्राप्त कर लेता है तो उसको पद कहा जाएगा, क्योंकि शब्द से पद बनेगा, न कि वाक्य बन जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जो शब्द है, जैसे का है, ये वर्ण था, लेकिन अगर का और मां को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? कम ज्यादा शब्द हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? अब कम का जो प्रयोग होगा वाक्य में, पद हो जाएगा, और पद से एक वाक्य बनता है, जिसको हम पूरी तरीके से, इसलिए हम डी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑलरेडी बहुत से बच्चों को पता है। समास की जब भी बात करते हैं तो समास में याद रखना है, समास का प्रयोग 6, यानी समास के प्रकार कितने हैं सर? 6 प्रकार के। समास की अगर मैं बात करता हूं तो समास जो है, इसका अर्थ क्या लेकर आता है? इसका अर्थ क्या लेकर आता है? इसका अर्थ लेकर आता है संक्षिप्तीकरण, जिसको हम कहते हैं संक्षेप में। समास की अगर मैं बात करता हूं तो समास का मतलब क्या होता है? तो समास मिलता है किससे? शब्दों के मेल से। शब्दों के मेल से, यही समास है। यही क्या है? यही समास है। और जब समास की बात करता हूं तो समास का जो विलोम होता है, समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वो व्यास होता है। और जब समास का विलोम व्यास होता है तो हमें तो अर्थ पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जहां पर अर्थ पूछेंगे तो हम ये लगाएंगे, और जहां पर विलोम पूछेंगे तो हम व्यास लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हिंदी में अर्धस्वर कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला का भी टेस्ट लेते हैं, जब हम हिंदी में अर्धस्वर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धस्वर क्या है। अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर 2 है, या और वाह है। अर्धस्वर क्या है? ये 2 है, ये या और वाह है, इसलिए विकल्प हमारा ए जाएगा। बहुत तांडव मचा रहा है दोस्तों, चिंता मत करो। आंसर क्या है? हमने कहा कि अगर या और वाह है तो याद इसमें भी यह रखना है कि या और वाह जो है ये अंतस्थ व्यंजन भी है। ये वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान है दंत्योष्ठ है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, दंत्योष्ठ हो जाता है, क्योंकि दांत और ओष्ठ से लगने से ही इसको बोला जा सकता है, नहीं तो
कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए विकल्प जाएगा दो के साथ, क्योंकि या और बा। अब बात अगर या और बा की हुई है तो या का क्या है? या दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य है, और वाह दोस्तों हमने कहा दंत्योष्ठ है। ठीक है ना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑलरेडी बताया मैंने। अगर अंतस्थ व्यंजन को आप ध्यान से देखो तो मैंने कहा कि वा अंतस्थ है, या भी अंतस्थ है, लेकिन आपको याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? सर 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन अगर 4 है तो उसमें आपको याद रखना है या, रा, ला और वा। हमें क्या करना है? यारा लावा, ये उसमें है, ये आपका तालव्य है क्या? ये आपका कंठ है, यारा लावा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट चलो ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? यह भी बहुत आसान प्रश्न है। 2 से 3 चीजें जानिएगा। हिंदी भाषा की बात करते हैं तो लिपि दोस्तों देखिएगा, लिपि क्या है? देवनागरी है। लिपि क्या है? हर भाषा की एक लिपि होती है। बात हुई है लिपि की तो देवनागरी है। लिपि की अगर संख्या पूछी जाए, हर भाषा में अलग अलग लिपियां होती हैं। अगर हर भाषा में अलग अलग लिपियां होती हैं तो इसकी भी 52 है, और 52 हिंदी में क्या है? टोटल वर्ड में है। और वर्ड हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिंदी में 2 वर्ड कौन से होते हैं? सर स्वर होता है एक, सर व्यंजन होता है। सर अगर 2 व्यंजन होते हैं तो स्वर कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। सर स्वर भी बहुत तरीके के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, मुख खुलने के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं सर अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। चलो अगले पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो बनेगा कि अर्थ के आधार पर कितनी होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा है, यही ऑप्शन है। अर्थ के आधार पर संज्ञा है, मैं फिर से रिपीट, अर्थ के आधार पर अगर यह संज्ञा है, यही ऑप्शन है, तो क्या मारोगे? यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं क्या, व्युत्पत्ति के आधार पर, या मैं कह दूं उत्पत्ति के आधार पर, आसान भाषा में उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। राइट, मैं अगर यहां पर बात कर लेता हूं तो क्या मारोगे? यह पहला प्रश्न, यह दूसरा प्रश्न। अगर आपसे यह प्रश्न में यह पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तो आप 3 मारोगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या मार लोगे? वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, वो हमारा हो जाएगा 3। अर्थ के आधार पर संज्ञा है 5। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि अगर हम पहली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। हमने कहा सर जातिवाचक, हमने कहा जातिवाचक, और हमने कहा बताइए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, यही है ना। और चौथी क्या हो जाती है बताइए? द्रव्यवाचक हो जाती है। ये तो 3 हो ही गई मेन रूप से। और 5वीं क्या हो जाती है? समूहवाचक। तो ये 2 बढ़ जाती हैं। फर्क कितना है? जब 2 बढ़ेंगी तो अर्थ के आधार पर मार देना 5, और जब उत्पत्ति के आधार पर तो 3। अगला, अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो अव्यय की बात अगर करते हैं, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे दोस्तों। देखो, जब भी बात होती है अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना हो, जो अपनी स्थिति को लिंग वचन के अनुसार बदले ना, वो अव्यय है। अव्यय की संख्या होती है 4 होती है। जब आप विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करते हो, निपात की बात करते हो, संबंध बोधक की बात करते हो, समुच्चय बोधक की बात करते हो, तो 4 होती है। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश, अगर हम शब्दांश की बात करेंगे तो शब्दांश का मतलब होता है शब्द धन अंश। और वो शब्द धन अंश किसका हो सकता है? वो सर हो सकते हैं, वो सर हो सकते हैं आपके उपसर्ग हो सकते हैं, और वो सर हो सकते हैं आपके, वो हो सकते हैं क्या? प्रत्यय हो सकते हैं। उपसर्ग लगेगा क्या आपके आगे लगेगा, और प्रत्यय लगेगा आपके शब्द के पीछे लगेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। फर्क कितना होता है? इसको प्रीफिक्स कहते हैं, इसको सफिक्स कहते हैं। मेरी बात को समझ में आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला, सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है? हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना
गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और ये वाला आप जो है सर्च करेंगे टेलीग्राम, लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं। आ जाओ 31 नंबर पर, बहुत ध्यान से तेजी गति से करेंगे। 31 से 60 30 प्रश्न का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। 31 से 60 ध्यान से करने की, कोई बहुत से बच्चे भाग जाने वाले हैं। रीजन यह है कि उनको रण क्षेत्र में कूदने से पहले यह भरोसा नहीं होता है कि हमें रण क्षेत्र में जीत भी हासिल करनी है, तो जीत ऐसे नहीं मिलती है, लगन होनी चाहिए दोस्तों। जब हम बात करते हैं संधि की, तो संधि क्या है? देखिए संधि क्या है? संधि दोस्तों है वर्णों का योग। संधि क्या है? वर्णों का योग है। और समास क्या है? आपका शब्दों का योग है। संधि के प्रकार कितने हैं? संधि के प्रकार है 3 हैं। संधि के प्रकार अगर 3 है तो स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। जिन्होंने 3 ऑप्शन मारा है वो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संधि नहीं पूछा है सर, स्वर संधि पूछा है। ध्यान से देखिएगा, स्वर संधि अगर पूछा है तो स्वर संधि के होते हैं गुण, स्वर संधि की बात करेंगे तो वृद्धि, स्वर संधि की बात करेंगे तो दीर्घ, स्वर संधि की बात करेंगे तो अयादि, और स्वर संधि की बात करेंगे तो यण। 1 2 3 4 5, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगला, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने चरण होते हैं? मैंने कहा कितनी मात्राएं होती हैं। कुंडलिया की बात करें तो कितने चरण हैं? सर 6 चरण हैं। दोहा की बात करें तो दोहा की अगर मैं बात करता हूं तो जो सोरठा का उल्टा होता है तो 13 13 11 11 मात्राएं। सोरठा की बात अगर मैं करता हूं तो सोरठा की मात्राओं में अगर 11 11 13 13 मात्राएं। चौपाई की अगर मैं बात करता हूं तो चौपाई में मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और 16 के साथ ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन आता है 33 नंबर। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, जहां पर देखिएगा जहां पर श्वास आ जाए, क्या है? जहां पर श्वास आ जाए, केवल श्वास आ जाए, वहां पर आंसर हो जाएगा अघोष। जहां पर श्वास आ जाए वहां पर अघोष, और जहां पर आपका श्वास और नाद गले इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा घोष, है ना। तो केवल जहां पर वर्ण लग जाए तो केवल के लिए हमें ऑप्शन नंबर ए लगाना है। अच्छा, घोष और सघोष एक ही चीज होते हैं। अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं? एक लाइन में समझ लो। 5 वर्ग होते हैं, जैसे 5 वर्ग में एक वर्ग लिखता हूं काखा गा गहा और इंग्या, यही 5 वर्ग है। इनमें अगर आप पहला एक छोड़ दो, तीसरा एक छोड़ दो, 5वां, ये क्या है? अल्पप्राण। अगर मैं इसी को कह दूं कि दूसरा नंबर और चौथा नंबर ये क्या है? सर महाप्राण। ये क्या है? महाप्राण। जिस कलर से मैं कर रहा हूं उसको ध्यान दो। अगर मैं इसको यहां पर कह दूं कि ये वाला जो है स्टार्टिंग के हर वर्ग के 2 सदस्य, तो ये अघोष। और अगर मैं ये कह देता हूं, देखो खिचड़ी जरूर पक रही है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, मैं व्हाइट वाले 3 लास्ट ले लेता हूं तो ये आ जाता है सघोष। खत्म, खल्लास। अगला क्वेश्चन आता 34। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर का मतलब होता है जो गले से बोला जाए, जीभ के बिल्कुल नीचे के हिस्से से बोला जाए। अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होते हैं। सर अग्रस्वर की बात अगर करते हैं तो अग्रस्वर जो है जो जीभ के आगे के हिस्से से बोले जाए, ई, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल। ऐसे ही अगर मध्यस्वर की बात करता हूं तो मध्यस्वर केवल एक है, आगे भी है इसमें आ, ये मध्यस्वर है सर, बीच का हिस्सा। और ऐसे ही सर पश्च स्वर है। पश्च स्वर का मतलब है आप जब बड़ा मुंह खोलोगे आ तो ये आएगा पीछे से आवाज, और ये आएगा पीछे से आवाज, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पूरी वर्णमाला में एक ही व्यंजन पार्श्विक है। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप प्रकंपित की बात करोगे तो प्रकंपित जो है, प्रकंपित वर्ण जो है, प्रकंपित व्यंजन जो है हमारा केवल एक ही होता है, रा। लेकिन आपको जब पार्श्विक व्यंजन पूछा जाए तो यह भी क्या है? पार्श्विक की बात करें तो इसको सही लिख लेना, पार्श्विक जो है यह केवल ला। तो ये दोनों याद रखना। पूरी वर्णमाला में प्रकंपित अगर व्यंजन पूछा जाए, प्रकंपित वर्ण पूछा जाए तो रा ही होता है। पार्श्विक पूछा जाए जो ला, आप जैसे ही एकदम से जीभ को, टंग को ऊपर लेके एकदम तुरंत फटकते हो नीचे ला, और पार्श्व भाग से हवा निकल जाए तो उसी को कहा जाता है दोस्तों एक पार्श्विक व्यंजन। इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन बी। या अंतस्थ भी है, ला अंतस्थ भी है, सा उष्म भी है, और झा तालव्य भी है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
हर शेर हर शेरनी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में। क्वेश्चन आता है 36। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। अलंकार की बात करें तो अलंकार क्या होता है? अलंकार दोस्तों किसी काव्य का आभूषण है। काव्य का आभूषण परीक्षा में पूछा जाए तो क्या मारना है? अलंकार। अलम धनकार बराबर अलंकार। अलंकार में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। मैंने फिर से कहना है कि जब आपसे पूछा जाए कि वर्ण की आवृत्ति हो जाए, मुझे कभी भी किसी का अर्थ नहीं निकालना। वर्ण की आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास मार देना, शब्द की आवृत्ति हो जाए तो यमक मार देना, उत्प्रेक्षा में जनु जानो जनहु मनहु जैसे शब्द आ जाए वाचक शब्द मार देना, उपमा में सासी से सरिस आ जाए मार देना। याद रखना दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चा परेशान नहीं होता है। आइए, एक चैप्टर है वर्तनी, सारे क्वेश्चन करेंगे। 37 नंबर वर्तनी से प्रश्न आ रहे हैं। क्या आप तैयार हो? 1 2 3 लगातार 3 वर्तनी से प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें 37 38 39। ध्यान दीजिए, क्या 37 38 39 में 3 में से तीनों सही करने की कोशिश करिए या 2 करिए, ट्राई मारिए। 3 प्रश्न ला रहा हूं वर्तनी के, ध्यान से करिए। इनमें से वर्तनी का सही वाला रूप कौन सा है? देखिए, जब आप आनुषंगिक की बात करते हो तो आनुषंगिक को लिखने के लिए आनुषंगिक लिखना पड़ता है। यह आनुषंगिक गलत लिखा है, इसमें 2 बार हलंत लगा है, गलत होगा। यहां पर गलत लगा है, यहां पर गलत होगा। अंतर्धान सही होगा। और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को अंतर्ध्यान को लिखने के लिए इस तरीके का अंतर्ध्यान लिखते हैं। जो आप अभी तक लिखते आए हो उसको मार दो गोली, जो गलत है। अंतर्ध्यान हमेशा शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। कभी भी अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, हमेशा याद रखिए। 37 38 39 में 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 38 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? हम लोग फिर से कहते हैं कि पूजनीय को अगर लिखना है तो हम कहते हैं प्रिय पिता, पूजनीय पिता, है ना, पूजनीय ऐसे लिखते हैं। लेकिन होता एक्चुअल में क्या है? पूजनीय में कोई वर्ण आधा नहीं होता है, राइट। और पूजनीय में कोई आधा वर्ण अगर नहीं होता है तो पूजनीय हो जाता है। और जब पूजनीय हो जाता है तो इस विकल्प में ऑप्शन सी अगर मारा है तो सही है। अगर आपने ये पढ़ के रखा है तो भूल जाइए, है ना, भूल जाइए। अगला, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए। फिर से गलत करेंगे। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप पुरस्कार कैसे लिखा जाता है? हम लोग क्या करते आए हैं, देखिए, मेरे आंसर के बाद मत मारना। गलतियां अगर कर रहे हो तो इसे एक्सेप्ट करो, आगे आने वाले टाइम में गलतियां मत करो। मेरी हर बहन हर भाई से एक यही है, रिक्वेस्ट है कि चीजों को आप समझ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का लगा के उसको कतई उस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ये प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में जब रिपीट होंगे ना तो हर बार गलती करेंगे। पुरस्कार के बारे में अगर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पुरस्कार को ऐसे लिखा जाता है, जो गलत है। पुरस्कार में जो रा होता है वो हमेशा छोटा होता है, और रा अगर छोटा होता है तो इसमें सब में छोटा है। लेकिन आपको यह पता है कि सा का इस्तेमाल ये वाला होता है, और जब सा का इस्तेमाल ये होता है तो इसमें सा का इस्तेमाल ये गलत है। और पुरस्कार तो कोई होता ही नहीं है, और जब बड़ा लेना नहीं है, बड़ी मात्रा लेनी नहीं है, तो बचता हमारे आंसर बी ही बचता है। तो पुरस्कार के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। तो बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए 37 38 39 में? बताइए। नेक्स्ट, अथवा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? 2 प्रश्न बनेंगे प्यारे। ये सर अथवा की बात कर लिया जाए तो अथवा हो जाए, या आपसे कह दिया जाए कि इसलिए हो जाए, या आपसे कह दिया जाए सर किंतु हो जाए, या आपसे कह दिया जाए परंतु हो जाए, या आपसे कह दिया जाए अथवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, और तथा जैसे वैसे। मैंने ये कहा दोस्तों कि जब भी लिंग वचन के अनुसार कोई चीज ना बदले अपने आप को, इंसान बदल जाए लेकिन ये शब्द ना बदलेंगे। इंसान बदल जाए, ये शब्द ना बदल रहे दोस्तों। मैंने कहा कि उसको अव्यय कहा जाता है। अन्वय अलग है, अव्यय अलग है। अव्यय के अगर प्रकार देखा जाए तो अव्यय के प्रकार होते हैं कितने? हिंदी में 4 होते हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वाह क्या बात है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। देखो, वीडियो को लाइक नहीं किया, ये बहुत बड़ी बहुत गलत बात है। मतलब एकदम से जो है बिल्कुल मैं कह सकता हूं गलत बात। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर और 42 नंबर। 41 और 42 को कौन बच्चा कर पाएगा? कई बार मैंने अपने कॉन्सेप्ट में रखा है, लेकिन क्वेश्चन अलग है और कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, 41 42 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% आते हैं, 100% आते हैं। मैं देख लेता हूं 42 नंबर क्या है। ठीक है, हाँ, 41 और 42 में 2 प्रश्न हमेशा आएंगे। बोले सर कैसे? आओ,
राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। अब मेरी बात बताओ कि क्या राम ने खुद पत्र लिखा? नहीं। कॉन्सेप्ट को बार बार मैं रिपीट करता हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट यह है कि जब स्वयं काम ना करो, स्वयं काम अगर नहीं किया जाए और दूसरे से काम करवाया जाए, एग्जाम में यह प्रश्न थोड़ी ना आएगा, वाक्य बदल जाएगा, ऑप्शन सिर्फ यही रहेंगे। तो जब दूसरे से आप काम करवाते हो, दूसरा काम कर रहा है, आप आर्डर मार रहे हो, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक नहीं मार देना, गलती से पूर्वकालिक नहीं मार देना। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कि रमेश अपनी पत्नी से खाना बनवाता है। क्या रमेश ने बनवाया? नहीं। क्या स्वयं रमेश ने काम किया? नहीं। दूसरे से कराया? सर बिल्कुल कराया। इसलिए याद रखिएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कि स्वयं काम ना करके दूसरे से करवाओ। कॉन्सेप्ट 42 नंबर देख लो, जिंदगी में अगर गलत होता है नहीं गलत होगा। कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है प्यारे, कॉन्सेप्ट यह कहता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। तो मैंने आपको बताया ना कि प्रेरणार्थक क्रिया का कॉन्सेप्ट यह है स्वयं काम मत करो, दूसरे से करवा लो, बात खत्म। पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप पूर्वकालिक क्रिया की बात करोगे तो इसका ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों देख लो। ट्रिक यह है कि इसमें कहीं वाक्य में कर जरूर आया होगा, कर जरूर आया होगा। ऐसा वाक्य ढूंढ लो जो कर आया हो। डी ऑप्शन में क्या कर लो? डी ऑप्शन में नन कर लो, NONE, ठीक है ना। अब मुझे यह बताओ कि इन तीनों वाक्य में कहीं कर आया है? सर बिल्कुल आया, ये देखिए मार्कर, आंसर ऑप्शन सी। पूर्वकालिक क्रिया का अब कॉन्सेप्ट समझ लो। पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहते हो कि एक काम को आपने खत्म कर लिया और दूसरा काम जो है शुरू हो गया, दूसरा काम शुरू हो गया, कंडीशन यह भी है, नोट लिख लो। नोट क्या है? कंडीशन यह है कि काम तुरंत होना चाहिए, खत्म। राम मोहन को मारकर भाग गया, पहले मारा फिर भाग गया। रमेश खाना खाकर सो गया, पहले खाया फिर सो गया। रमेश दौड़कर आया, स्कूल चला गया। या रमेश बस्ता फेंका या बस्ता फेंककर खेलने चला गया, तो कर जरूर आएगा। नेक्स्ट, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी देश की नंबर 1 हिंदी के साथ आपके भाई धीरज द्विवेदी के साथ उपस्थित है सारे बच्चे, हजारों बच्चों की लाइव। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भूतकाल है? काल होते हैं 3, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। वर्तमान, भविष्यति काल, भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो काम बीत चुका हो, जो काम खत्म हो चुका हो, वह पुस्तक पढ़ेगा। फ्यूचर है, यह क्या है? यह भविष्य है, भविष्यति हो जाएगा। वह आ रहा है, सर आ रहा है, वर्तमान हो जाएगा। सर राम घर गया था, सर भूतकाल हो जाएगा क्योंकि राम घर गया था। मैं जाता हूं, यह सर वर्तमान, क्योंकि ता है ती है और यह वर्तमान में हो रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मेरी हिंदी को समझने की कोशिश कर रहे हो, महसूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि हमने सारे चैप्टर को समाहित किया है, एक चैप्टर नहीं छोड़ूंगा। वो सौगंध है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की, तुम्हें हारने नहीं दूंगा, सौगंध है इस मिट्टी की, हारने नहीं दूंगा। क्वेश्चन है 44 नंबर, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? जब भी हम बात करते हैं कि जब विशेषण की बात करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताएगा, सर वही तो है विशेषण। अब अगर मैंने कहा कि किसने महसूस किया, बोले सर लोगों ने किया। अरे यार ये बताओ कितने लोगों ने किया? बोले सर लाखों लोगों ने किया। अब जब लाखों लोगों ने किया तो भैया लाखों ना, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण। सर कितने लोगों ने? सर लाखों लोगों ने। कैसे लोग थे? सर काले लोग थे। कैसे लोग थे? सर सुंदर लोग थे। ये क्या है? ये हर जगह कहीं गुणवाचक होता है तो कहीं संख्यावाचक विशेषण होता है, और हिंदी में जो विशेषण की संख्या है वो कितनी है? 4 है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आपको जवाब देना है। ऊष्म व्यंजन की बात अगर करी जा रही है तो ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, और ऊष्म व्यंजन में आते हैं सा, आते हैं सा, आते हैं सा और आते हैं हा। इनको आपको याद रखना है, सासा सासा हा, और सासा सासा हा में ये है आपका दंत, ये पूछा जाता है। ये आपका है तालब्य, ये कैसे बोला जाता है? तालब्य है। और ये आपका है मूर्धन्य, है ना। और ये आप जानते हो ये कंठी हो जाएगा, कंठ द्वार से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या है? ये तालब्य। ये क्या है? पापा बाबा मां ओष्ठ। ये क्या है? यारलवा अंतस्थ। नेक्स्ट, अगला, जब एक ही ध्वनि को द्वित्व बना दिया जाए, द्वित्व बना दिया जाए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट? अरे द्वित्व का मतलब है डबल। डबल का मतलब है कि जो शब्द, जो वर्ड जो है डबल बार रिपीट हो जाए।
याद रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। द्वित्व को कहा जाता है युग्मक। युग्म भी तो है ना, युग्मक का मतलब भी तो यही है, पेयर। और युग्मक का मतलब अगर पेयर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोले सर कैसे? मैंने कहा कि कोई शब्द है, जैसे एक शब्द देता हूं मैं दिल्ली, ये क्या है? ये सर द्वित्व है। एक वर्ड तुरंत रिपीट होना चाहिए सर, वही द्वित्व है। एग्जाम में अगर पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा द्वित्व है, गरीब, बिल्ली, आदमी या लाल रंग, तो क्या मारोगे? बिल्ली, दिल्ली, टल्ली, नल्ली, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो जहां पर हम कहते हैं वर्ड आपका क्या हो जाता है, रिपीट में आ जाता है। नेक्स्ट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो छंद की बात करते हैं तो छंद कैसे? छंद बटा होता है। छंद कहां बटा होता है? छंद बटा होता है चरणों में, है ना। और छंदों में दोहा आता, सोरठा आता, कुंडलिया आता, चौपाई आता, यही है डॉट डॉट डॉट। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और वेद होते हैं आपके 4, उसमें अथर्ववेद और जोड़ देना। उपनिषद का मतलब होता है जो पास में बैठकर, गुरु के पास में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है, उपनिषद कहा जाता है। ऋग्वेद को प्राचीन वेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? गद्य पद्य का वेद। और सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक, और अथर्ववेद को कहा जाता है जादू टोने का वेद। अगला, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी को कहा जाता है भारोपीय परिवार की भाषा। क्या कहा जाता है प्यारे? भारोपीय परिवार की भाषा। हमारे संविधान में हिंदी को 343 अनुच्छेद में यह कहा गया, हमारी हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। हमारी हिंदी क्या है सर? एक राजभाषा है। और हिंदी को राजभाषा कहने के साथ साथ उसमें यह भी लिखा गया कि जिसकी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी में कितने वर्ण हैं हिंदी में? 52 वर्णों को देवनागरी में लिखा गया। हिंदी को कहां से लाया गया सर? हिंदी को लाया गया है अपभ्रंश से, माना गया है अपभ्रंश से लाया गया है। हिंदी में अगर पूछा जाए दोस्तों कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए कि हिंदी दिवस को हम विश्व स्तर पर कब मनाते हैं, तो विश्व स्तर पर मनाते हैं 10 जनवरी को। यह विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है ना। तो इन दोनों फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है, आपको जवाब देना है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जो भाव के द्वारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं, भाव के द्वारा वर्णित किया जाए। मैंने कहा दिल्ली जो है ये नाम है, व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा लड़का जो है ये क्या है? ये जातिवाचक है। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? ये बीमारी भाववाचक है। आंसर डी होगा। अगला, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु जो है कौन सी संज्ञा है? 10 प्रश्न लास्ट के बचे। यहां 60 प्रश्न है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। अभी मेरी क्लास जो है कितना हुआ? अभी 10 PM पर 2.0 पर क्लास है, तुरंत आ जाइएगा सारे बच्चे। मेरी तुरंत क्लास है, उसके बाद अपन डिनर करेंगे, चिंतित ना होइएगा। जीके की क्लास चल रही गुरुजी वर्ड 2.0 पर। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु क्या है? दुनिया में क्या एक पशु है प्यारे? बताइए। अगर दुनिया में एक पशु है तो उसको हम व्यक्तिवाचक मारेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत सारे पशु हैं। वो कुत्ता भी हो सकता है, वो गाय भी हो सकती है, वो भैंस भी हो सकती है, वो हिरन भी है, गेंडा भी है। पशु के लिए हम जातिवाचक, जो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट ना होके एक बहुत सारी यूनिटी का बोध करा रहे हैं, एक बहुत सारी जाति का बोध करा रहे हैं, उसे हम जातिवाचक कहेंगे। अगला, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध, मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है, मैंने कहा पढ़ना नहीं है सर, द्विगु समास मार दो। सर अगर प्रथम पद जो है प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है सर, वो हमारा है अव्ययी भाव। प्रथम पद संख्यावाची है, द्विगु। विशेषण है प्रथम पद सर, कर्मधारय। दोनों पद प्रधान है सर, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव सर, गुरुदेव देव रूपी गुरु, और जहां पर रूप आ जाए या जिसके समान आ जाए, मैंने कहा कि सर वहां पर विशेषता है, क्योंकि गुरु की विशेषता का वर्णन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर विशेषण है वो कर्मधारय है, और जहां पर विशेषण है वो कर्मधारय अगर है, चूंकि गुरुदेव की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, बात खत्म होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? 53 नंबर 54 नंबर आपके लिए है विराम चिन्ह से। सारे चैप्टर को टच करने की कोशिश है। मैंने कहा जब निर्देशक चिन्ह की बात करेंगे तो इसको योजक चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह कल मैंने बताया था आपको, कोई बहन कोई भाई हमारा क्लास में होगा, तो इसको कहा जाता है समासिक चिन्ह। समासिक चिन्ह कहा जाता है, सामासिक चिन्ह कहा जाता है। सामासिक चिन्ह क्यों? क्योंकि इसको रात और दिन में अगर देखा जाए यूज करोगे तो ये समास बन जाएगा द्वंद्व समास।
तो योजक चिन्ह को कैसे ऐसे नोट करते हैं। नेक्स्ट, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, बार बार बताया। अगर अल्प विराम की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, उपविराम, नोट कर लो, उपविराम। इसको क्या कहा जाता है, अर्धविराम। बहुत बढ़िया। मेरे को समय बिल्कुल नहीं होता है, मैं कोशिश करता हूं कि फालतू की चीजों मैं कोशिश करता हूं कैमरे के सामने भी ना देखूं, क्योंकि रीजन ये है कि जब भी आपसे मेरी मुलाकात होती है हिंदी की वीडियो में या अन्य सब्जेक्ट में, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि एग्जाम के समय बच्चे के ऊपर दबाव ना आए, उसको पूरी डिटेल के साथ क्या बनता है, टीचर को क्या जिंदगी भर नहीं पढ़ाना है, टीचर को वो होना चाहिए कि उसको जितना आता है वो उतना उतना दे दे, और फैक्ट की बात करें, टू दी पॉइंट बात करें, और टू दी पॉइंट के साथ ही हम चीजों को यहां पर करते हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, अल्प विराम। तो अल्प विराम कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। यह अब तक का सबसे सरल प्रश्न है, अब तक का सबसे सरल प्रश्न है। जब वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण हमारी सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटा जो है क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण की बात करें तो वर्ण है 52, और वर्ण की अगर मैं बात करूंगा तो वर्ण हमारे कितने, वर्ण हमारे हिंदी में 2 हैं, लेकिन कितने भागों में बटे हुए, 2 भागों में। और 2 भागों में कौन कौन से, ऑलरेडी बताया है इसी वीडियो में, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन में अगर वर्णों की बात, मेल की बात कर दी जाए तो मेल को क्या कहेंगे, अब तो संधि तो है नहीं, तो पहली बात तो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। लेकिन वर्णों के मेल का यहां पर स्पष्ट आंसर होगा व्यंजन, क्योंकि अगर कोई वर्ण है का, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, तो का से हमारे 2 वर्ण मिलते हैं, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है स्वर। व्यंजन को कहा जाता है स्वर की सहायता से बोले गए। अगला, ई आदि का उच्चारण किससे होगा। अगर कंठ की बात करेंगे तो का वर्ग आ जाएगा, और साथ ही साथ हा भी आ जाएगा। मूर्धन्य की बात करेंगे तो टा वर्ग आ जाएगा, तालब्य की बात करेंगे तो ता वर्ग आ जाएगा, और ओष्ठ की बात करेंगे तो पा वर्ग आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि चा वर्ग के साथ साथ चा वर्ग तालब्य है, और छोटी ई और बड़ी ई भी तालब्य है, या भी तालब्य है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न बनेगा इसी तरीके का, अभी आगे कराऊंगा तालब्य से। 57 नंबर क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन का समय का ज्ञान होता है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है प्यारे, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे एक ऐसे बच्चों की यूनिटी चाहिए, समूह चाहिए, जो आने वाले टाइम में ना परीक्षा में अगर बैठते हैं तो उस परीक्षा को ये ना देख कहे कि अरे हमें सर देखना है परीक्षा, हमें परीक्षा को मैं तो पेपर देखने आया था या देखने आई थी। आने वाले टाइम में ना पेपर का भूचाल बना दे, पेपर को एकदम आग लगा दे वास्तविक तौर पर, क्योंकि आग तो आसानी से जला के भी लगाई जा सकती है, अपने ज्ञान से आग लगा दोगे तो पेपर कभी दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, तो समय का निष्पादन कैसे होता है, काल से होता है, इसलिए विकल्प बी हो जाएगा, और हिंदी में काल होते हैं 3। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा। आग कौन सा शब्द है, तो आग की बात करेंगे तो आग जो है हमारा कहां से आया है, आग हमारा आया हुआ है अग्नि से आया है। और अगर आग अग्नि से आया हुआ है तो अग्नि हमारा तत्सम है, क्या है, अग्नि हमारा तत्सम है, और आग हमारा क्या है, तद्भव है, क्योंकि इसी से बना हुआ है, और जब इसी से बना हुआ है तो आंसर हमारा बी होगा। तत्सम तद्भव, तत्सम संस्कृत का है, तद्भव उससे बना हुआ है, जैसे कुआं, जिसको कूप है, कूप से कुआं बनाया। देशज, हमने खिचड़ी, खिड़की, जूता, लोटा बहुत सारी बताए। विदेशज, जो हमने कहा जो हमारे देश से नहीं है, बाहर के देश से आया हुआ है, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से कारक जो है किसकी विभक्ति है, 59 नंबर और 60 नंबर दोनों कारक से है। 59 60 गलत नहीं होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, राइट। कैसे हो, चलो बताओ। हाँ, एक लिंक में दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, उस लिंक को क्लिक करके तुरंत आ जाइएगा। मैं अभी थोड़ी देर में ही आता हूं, ठीक है, थोड़ी ही देर में आता हूं मैं। चलो,
ठीक है। हाँ जी, 2.0 पर तुरंत आ जाइएगा। और लिंक मैं दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलो सब करा दूंगा, चिंता मत करो, आ जाओ। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? अगर आप कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहे हो तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बहुत से बच्चे अपादान लगा देंगे क्योंकि यहां पर साधन यूज हो रहा है काटने का, करण कारक। बहुत साधारण था। अगला प्रश्न है एग्जाम के लिए बेहतरीन और अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, हर शेर हर शेरनी का स्वागत है क्वेश्चन नंबर 60 के कॉन्सेप्ट में। मां ने बच्चे को सुलाया, कर्ता ने कर्म को, क्या इससे लगा दोगे? नहीं, यहां से लगाओगे। कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुरंत अभी जाइए, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा, और आपके लिए बहुत चीजें आने वाली हैं। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, बहुत सारी पीडीएफ भी हम वहां पर डाल रहे हैं। अभी पहली क्लास हुई है हिंदी की, उसमें पीडीएफ हमने मर्ज कर दी है। दो चीजें आपके यहां अच्छी चीजें मोबाइल में होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहूंगा, गुरुजी वर्ड का टेलीग्राम होना चाहिए, ज्वाइन कर ले, और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का आपके मोबाइल में ऐप होना चाहिए। खराब चीजों के मध्य हमारी दो अच्छी चीजें होनी चाहिए। मुझे इससे मतलब है, बात बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरे को आपसे मतलब है, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं इतना बोलता हूं, तो ये हमारा दायित्व है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। और ये जो लिंक आ रही है, इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, इसको लिंक को क्लिक करिएगा, और हमारी जो है वीडियो अभी तुरंत चलने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर में। आप सभी का बहुत स्वागत था, और इस वीडियो में हमेशा की तरह स्वागत होता रहेगा। आपके माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम, और आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।